उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर। कानपुर के नजदीक घाटमपुर में नगर पालिका परिषद में एक महिला कर्मचारी की तैनाती होती है। वो महिला कर्मचारी एक पुलिस कांस्टेबल से मुलाकात करती है। मुलाकात में वो जो पुलिस कांस्टेबल होता है यूपी पुलिस का, वो महिला की तरफ देखता है और देखते ही पहली नज़र में इजहार कर देता है। धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू होता है और जैसे ही महिला के पति को ये बात पता चलती है कि मेरी पत्नी एक पुलिस वाले से सेट हो गई है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो ये बात जाकर सीधे उस पुलिस वाले से बोलता है। तो पुलिस वाले से जब ये बात का विरोध करता है तो उन दोनों की झड़प हो जाती है और पुलिस वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उस पुलिस वाले ने, वो जो पुलिस वाला होता है, जो उस महिला का पति होता है, तो उसको बहुत बुरी तरीके से पीट देता है महिला के पति को। उसके बाद अपनी पुलिसगिरी का धमकी देता है और बोलता है कि तुम्हारी गिरफ्तारी करवा दी जाएगी, तुमको फर्जी मुकदमे में जेल भेज दूंगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, अभी पुलिस की पावर के बारे में तुमको पता नहीं है, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और इस तरीके की धमकी देता है और अच्छे से उसकी धुनाई कर देता है। वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद घाटमपुर नगर पालिका परिषद में मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ और ये एक पुलिस वाला है जो मेरी पत्नी को बहुत परेशान करता है और मिलता है जुलता है, दुनिया भर की चीज़ें बताई। फिर ये बात जब बड़े अधिकारियों को पता चली तो उसको, उस पुलिस वाले को वो लोग सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा, अब तुम घर जाओ, आराम करो, अब तुम्हें यहाँ ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी के समय जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो तुम काम क्या खाक करोगे। इस तरीके से बड़े अधिकारी उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको ड्यूटी का एहसास करवाते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस पुलिस कांस्टेबल को जो महिला शादीशुदा होती है उससे प्यार हो जाता है, जबकि वह खुद भी शादीशुदा होता है, साथ ही 2 बच्चों का बाप भी होता है। उसे एक लड़की से पहले भी प्यार हो चुका था और उसने उस लड़की का कत्ल करके उसकी लाश को फेंक दिया था। लेकिन लगभग 3 महीने 10 दिन जब बीत जाते हैं, लगभग 100 दिन, तब जाकर कातिल पुलिस की गिरफ्त में आता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी वह रक्षक ही भक्षक बन गया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जो पुलिस के साथ था और उसके बाद भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों को एक कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर और इसी का ही एक इलाका लगता है परसड़ा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक किसान जिसका नाम होता है बाबू प्रसाद तिवारी, उसकी पत्नी संगीता, बेटा अमित, दरअसल उसकी एक बेटी होती है शालिनी, जो कि कानपुर में रहकर बर्रा थाना क्षेत्र में, जो कि नौबस्ता के बगल में ही है, और बातचीत रोज करते थे। लेकिन अचानक इनकी बातचीत बंद हो जाती है शालिनी से और वो लोग परेशान हो जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं बर्रा थाना क्षेत्र में और थाने के अंदर जाकर बताते हैं कि सर, हम फला फला जगह से आए हैं, हमारी बेटी है शालिनी, नेशनल हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और अभी कुछ दिन पहले वो कल्याणपुर के एक मेडिकल कॉलेज से उसने कोर्स किया था। वो हर दूसरे और तीसरे दिन हमसे बात कर लिया करती थी, लेकिन अब बातचीत नहीं हो पा रही है। पुलिस वालों ने उसकी पूरी बात सुनी और बात सुनने के बाद उसके प्रार्थना पत्र को लिखवाया और अपने पास रख लिया। इसके बाद कहा कि ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर आपकी बेटी मिल जाती है और आप भी कोशिश करिए, आपको जल्दी मिल जाए तो वो भी बढ़िया है। इस तरीके से बातचीत चलती है, लेकिन वो लोग चिंतित थे, परेशान थे और बहुत निराश थे। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से लापरवाही की, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई खास की नहीं और ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1 दिन 2 दिन के बाद यह परिवार फिर से थाने जाता है और थाना जाने के बाद अधिकारियों से बातचीत करता है और कहता है कि साहब, हमने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक आपने ना FIR दर्ज की है, ना ही कोई कार्रवाई की, ना हमारी बेटी अभी तक मिली है, जो शालिनी है। शालिनी की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। जब लगातार परिवार थाने जा रहा था तो पुलिस वाले उससे बड़े गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस वाले इन लोगों के ऊपर गुस्सा होकर, नाराज होकर इनसे बोलते हैं कि जब तुम अपनी बेटी को संभालने का, जब तुम्हारा वक्त था तब तो तुमने संभाला नहीं, और अब यहाँ पे आके हमारी खोपड़ी खा रहे हो, यहाँ पे आके हमको तुम समझा रहे हो हमको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। बाबू प्रसाद तिवारी
संगीता और उसका जो बेटा होता है अमित, इन्हें किसी ना किसी बात पर परेशान किया जाने लगा, जलील किया जाने लगा और उनको थाने से भगाया जाने लगा कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, कहीं भाग गई होगी, हमसे क्या मतलब है, हमको टॉर्चर करने तुम लोग चले आते हो, लगातार परेशान करके रखा है। इस तरीके की बातें पुलिस वाले बोल रहे थे। बेटी गायब थी, इसलिए उन्हें इस परेशानी, इतनी बड़ी बेइज्जती का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी बेटी शालिनी गायब थी। आखिरकार वो परेशान होते हैं और परेशान होते होते थाने आया जाया करते थे। किसी ना किसी बात पर पुलिस वाले उसको दुत्कार कर वहां से भगा देते थे। जब बात धीरे धीरे दिन इस तरह बीतता गया और दिन बढ़ते चले जाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन पूरा हो जाता है, पूरा फरवरी का महीना निकल जाता है, लेकिन उनकी कोई FIR दर्ज नहीं होती। आखिरकार वो उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद उनको अधिकारियों के पास ये बात पहुंचती है, तो 3 मार्च 2024 को गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR दर्ज की जाती है। शालिनी, जिसकी उम्र 24 साल की है, अचानक लापता हो चुकी है। पुलिस ने उसको ढूंढने में अपना काम शुरू कर देती है। यानी कि पूरा मार्च निकल जाता है और वो लड़की वापस नहीं आती है। पूरा मार्च के बाद अप्रैल निकल जाता है। पुलिस अपनी जिस तरह से काम कर रही थी, जो जानते हैं कि आप पुलिस की जो शैली होती है, इसके बारे में बताया जाता है कि पुलिस अमूमन हर मामले में नॉर्मल धीमे रामा इसे टाला मोटोरी करके काम करती है, और जब बहुत बड़ा कोई प्रेशर हो और बहुत बड़ी कोई सिफारिश हो या बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हो, तब तो पुलिस वाले का तुरंत काम करने लगते हैं। उनकी काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस मामले में ये गरीब परिवार था, नॉर्मल लोग थे, इस वजह से इसमें ज्यादा रुचि पुलिस वालों ने नहीं दिखाई। लेकिन जब बड़े अधिकारियों से मुलाकात करते हैं वो लोग, DSP और IG रैंक के अधिकारियों से, जो रविंद्र कुमार जी होते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और परिवार वालों से बोलते हैं कि आप परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, अब आप मेरे पास आए हैं और अब आपको न्याय मिलेगा। फिर पुलिस की नींद टूटती है। उसके बाद इस लड़की का जो मोबाइल नंबर था, उसके पास 2 नंबर थे, दोनों नंबर की CDR निकलवाई जाती है। लगभग 1.5 साल की CDR निकलवाने के बाद पुलिस उस CDR को एक एक नंबर को बारीकी से जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिरकार शालिनी किससे बात करती थी, उसका कौन दोस्त था, किसके ज्यादा नजदीक थी, किस किस को मैसेज करती थी, उसका WhatsApp, Facebook, दुनिया भर के जितने सोशल मीडिया, सब जगह चेक किया। दरअसल एक कांस्टेबल जो कि एटा जिला का रहने वाला होता है, थाना जैथरा का एरिया का रहने वाला होता है, जिसकी पोस्टिंग कानपुर के अलग अलग थानों में होती है। दरअसल पुलिस, जब यह कांस्टेबल होता है, इस कांस्टेबल की उस शालिनी से लगातार बातचीत हो रही थी और उसके गायब होने के बाद इस व्यक्ति ने कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि शालिनी कहाँ है, कहाँ नहीं है, मर गई, जिंदा है, क्या है, अच्छी है, खराब है, कोई जानकारी नहीं ली। और लंबी लंबी चैट ये लोग पहले किया करते थे। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ करना शुरू किया, क्योंकि पुलिस ने न केवल इसको हिरासत में लिया था, सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि यह ज्यादा बात किया करता था, बल्कि इस महिला की जो शालिनी गायब होती है, बर्रा थाना से निकल के जब ये एटा जाती है और एटा जाने के बाद अयोध्या के लिए जाती है, जब एटा आ जाती है तो एटा तक पुलिस वाले की और इसकी लोकेशन दोनों के साथ होती है, और एक व्यक्ति की और लोकेशन साथ होती है जिसका नाम होता है राहुल, जो कि संजीवनी का राम सिंह पुरवा इलाके का निवासी होता है, और 2 मोबाइल नंबर होते हैं, ये दोनों साथ होते हैं। आखिरकार पुलिस ने उस राहुल को भी हिरासत में लिया और उस पुलिस वाले को भी हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू किया कि आखिर शालिनी कहाँ है, क्योंकि वह आखिरी वक्त तुम्हारे साथ थी, क्योंकि मोबाइल की लोकेशन दिखा रही थी, और बोलती है कि सच सच बता दो। पुलिस ने ऐसा बोला कि सच सच बता दो, क्योंकि तुम जानते हो कि पुलिस वालों की पूछताछ किस तरीके की होती है। अगर हम लोग ज्यादा बुरा व्यवहार करेंगे तो तुमको अजीब लगेगा। जो मनोज होता है कांस्टेबल, वो सीधे तौर पर जवाब नहीं देता है। फिर पुलिस वालों ने थोड़ा सख्ती से पूछताछ की, अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है, तो वो सब कुछ उगलना शुरू करता है जो मनोज कांस्टेबल होता है। तब जो सच्चाई आती है सामने, वो वाकई में चौंकाने वाली होती है। दरअसल मनोज कुमार जब PCR कंट्रोल रूम के लिए काम करता है, तब
उसके पास यानी कंट्रोल रूम में एक सूचना आती है, बर्रा थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया है, वहां पर पुलिस को जितनी जल्दी हो सके वहां पर भेज दीजिए सर। इस तरीके का एक फोन आता है। आखिरकार मनोज कुमार पीसीआर में काम करता है, उसकी ड्यूटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास उसकी होती है। जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और लड़की को तत्काल प्रभाव से वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है। इसके बाद उसका इलाज करवाता है। इलाज करवाने के बाद उस लड़की को भेज देता है। जो भी एक पुलिस की कार्रवाई होती है, उसने अपना पूरा काम किया। मनोज कुमार हेड कांस्टेबल होता है, इस मामले को पूरे आराम से अच्छे से सब कुछ सुचारू तरीके से कर देता है। जो लड़की होती है जिसका नाम होता है शालिनी, शालिनी उस पुलिस वाले के थोड़ा सा नजदीक आने लगती है, उसको अपना दिल दे बैठती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाती है और वो दोनों नजदीक आ जाते हैं। और फिर उम्मीद की जाती है कि वो दोनों जब नजदीक आ जाते हैं, अब चूंकि लड़की 24 साल की थी और ये 50 साल का बुढ़ा था, मगर फिर भी दोनों आपस में कंफर्टेबल होते हैं, दोनों में मोहब्बत हो जाती है, मिलना जुलना शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है और मोहब्बत का कारवां चल निकलता है। दोनों नजदीक आ जाते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद जब ये लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, इसी बीच इन लोगों के शारीरिक संबंध भी बनते हैं। उसके बाद क्योंकि ये जो होता है मनोज कुमार, ये 2 बच्चों का बाप होता है। लड़की को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब लड़की को इस बारे में शालिनी को पता चलता है तो वो बोलती है कि तुमने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, कम से कम तुमने अगर एक बार बताया होता तो मैं ऐसा फैसला तुम्हारे साथ न लेती, मतलब तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध न बनाती। लड़की ने दबाव बनाना शुरू किया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाऊंगी और तुमको जेल भिजवा दूंगी। जब ये लड़की मनोज कुमार के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि मुझसे तुम शादी करो, तो मनोज कुमार परेशान हो जाता है, सोचता है क्यों ना इस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए वो अपने दोस्त जिसका नाम शालिनी होता है उससे कहता है कि शालिनी तुम एक काम करो, हम लोग चलो चलते हैं अयोध्या, राम जी के दर्शन करते हैं और इस समय वहां बहुत भीड़ भी है, नया नया मंदिर बना है, सब लोग जा रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो कुछ इस तरीके का बहाना बनाता है और उसको अपनी कार में बैठा लेता है। साथ ही जो उसका साथी होता है राहुल, उसको भी कार में साथ में बैठा लेता है और बिठाने के बाद वह सीधा गाड़ी चल पड़ती है अयोध्या की तरफ। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अयोध्या के बजाय वो एटा की तरफ घूम जाती है और जैसे ही एटा की तरफ घूमती लड़की बोलती है, अरे अयोध्या तो इधर है, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि बस यहीं तक तुम्हारा सफर था। उसके बाद वो दोनों उसका अंगोछा से गमछा से गला घोट देते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। अब यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करता है ये कांस्टेबल, और जो उसका साथी होता है वो भी उसके साथ में ही होता है। उसकी जो गाड़ी में तो शालिनी की लाश पड़ी हुई थी और एटा की तरफ ये लोग चल देते हैं। और इसके बाद जब जो एटा होता है, एटा का एक जयथरा थाना लगता है, वहीं पर एक लटोरी सिंह इंटर कॉलेज होता है। उसी के कुछ ही दूरी पर लगभग एक 40 फुट का गहरा कुआं होता है। उस कुएं में उस लाश को वो फेंकने ही वाला था, वैसे ही उसके तन से एक एक कपड़ा उतार लिया जाता है। कांस्टेबल को लग रहा था कि कहीं अगर मैं इसके कपड़े नहीं उतारूंगा तो भविष्य में हो सकता है कि कपड़ों से इसकी पहचान हो जाए, इसलिए लाश की पहचान ना हो पाए तो उसने सोचा क्यों ना इस लाश का चेहरा भी बिगाड़ दिया जाए। तो उसने पूरे कपड़े हटा देता है, उसका चेहरा इतना बुरी तरीके से बिगाड़ देता है कि उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आता कि वो कौन है। और ऐसे ऐसे वक्त धीरे धीरे बीतता जाता है। 18 फरवरी 2024 को इस घटना को काफी समय बीत चुका होता है। कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे तो उनको दुर्गंध आती है, तो उस दुर्गंध की वजह से उन्होंने 112 नंबर डायल कर दिया SHO राजकुमार को, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इस महिला की जो लाश मिली थी उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती है, तमाम थानों को सूचना दी जाती है, लेकिन उधर उस लड़की के माँ बाप और भाई लगातार थाने के चक्कर काट रहे थे और एक भी तहरीर पुलिस दर्ज नहीं करती है और ना मामले को गंभीरता से लेती है। 3 मार्च 2024 को मुकदमा दर्ज होता है, वो भी बड़े अधिकारी की सिफारिश पर। लाश मिल जाती है 18 फरवरी 2024 को। किसी थाने में ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि लड़की गायब होने का कोई रिकॉर्ड अगर होता तो शायद लड़की की लाश पहले ही मिल जाती, लेकिन किसी प्रकार का कोई वहां पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए लड़की की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती है।
इसलिए लड़की की लाश को 72 घंटे के भीतर ही लावारिस जानकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब उसकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। उसकी विसरा रिपोर्ट जो होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो एटा के जतरा थाने में रख लिए जाते हैं सुरक्षित। अब पुलिस ने इस लोकेशंस के आधार पर जब उस मनोज कुमार को पकड़ा, जब पुलिस ने जतरा पुलिस से संपर्क किया, तब पता चलता है कि जो लाश होती है वो पहले ही मिल चुकी थी। आखिर जो मनोज कुमार हेड कांस्टेबल होता है, उसे साथ ही उसका जो सहयोगी होता है राहुल, बताया जाता है कि वो उस पुलिस वाले के साथ साढ़ू का ही लड़का था। राहुल, जिसका नाम राहुल था, और जो उसको साथ में मिलकर इन दोनों ने उसकी हत्या की थी। सिर्फ हत्या की थी, बल्कि पहले वो तो उससे प्यार ही करता था। प्यार होने के बाद दोनों नजदीक आ जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बने थे, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया था। अब और लड़की धीरे धीरे जब शादी का दबाव बनाने लगती है, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने उसकी हत्या कर दी। फिर भी उसकी पत्नी को ये बात पता थी कि मेरे पति यानी इस पुलिस वाले मनोज कुमार का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। पुलिस के सामने अभी ये बात जांच का विषय है कि दोषी कौन है, कौन कौन दोषी है। बाकी पुलिस ने राहुल को और ये पुलिस वाले मनोज कुमार को तो पकड़ लिया था। मीडिया के सामने अगर ये बात पहले ही आ जाती और पहले ही मुकदमा अगर दर्ज कर लिया जाता और बड़े अधिकारी इसमें अगर पहले एक्शन ले लेते, तो शायद ये मनोज कुमार और राहुल पहले ही पकड़े जाते। ये साफ क्लियर नहीं हो पाता है कि उसने जो हत्या की थी वो 8 तारीख को की थी या नहीं, लेकिन की थी इन्हीं दिनों के आसपास। हत्या करने के बाद लड़की का जो मोबाइल नंबर था उसको जाकर ये लोग अयोध्या में फेंक देते हैं, ताकि पुलिस को ये लगे कि आखिरकार वो जो लड़की अयोध्या गई थी, क्योंकि उसने अपने पड़ोस में से एक महिला का बैग मांगा था और कहा था कि मैं 3-4 दिन बाद वापस आ जाऊंगी, मुझे किसी काम से अयोध्या जाना है। और वो उससे बैग ले लेती है, उसमें अपने कपड़े वगैरह रख लेती है। दोस्तों, कातिल चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। पुलिस अगर अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी मुस्तैदी से काम करे अगर, तो कोई भी अपराधी हो वो बच नहीं सकता है। क्योंकि ये जो मनोज कुमार होता है कांस्टेबल, ये लगातार लड़की से संपर्क में होता है, और जब उसकी CDR मोबाइल की निकलवाई जाती है, तो जो महिला कर्मचारी नगर पालिका परिषद में काम करती है, जिससे इसको प्यार हो जाता है, कभी ना कभी किसी न किसी लड़की से इसको हमेशा प्यार हो जाता है मनोज कुमार को, और ऐसी जाने कितनी लड़कियों को ये अपने जाल में फंसा चुका होता है, जिसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। कितने मामले होंगे जिनमें ये जो मनोज कुमार है अलग अलग लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें की होंगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि समाज में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, पुलिस वाला हो, बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो। कानून की धाराएं सबके लिए समान तरीके से काम करती हैं। अब इस पुलिस वाले के लिए भी ये जो धाराएं, ये सारी धाराएं बिल्कुल एक अपराधी की तरह ही काम करेंगी। ये पुलिस वाला जब था, अब ये एक अपराधी बन चुका है। इसके 2 बच्चे हैं, उनकी जिंदगी कैसे कटेगी? इसकी जो पत्नी है वो कहाँ जाएगी, किसको अपना मुंह दिखाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए इस तरीके से जो लोग इस तरह का काम करते हैं, पुलिस वाले हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, अभिनेता हो, बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, कोई भी हो, अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और इस तरीके की गलती ना करें। क्योंकि अब इस पुलिस वाले का, बॉस राहुल का जीवन तो बर्बाद हो ही गया, क्योंकि अब ये लोग जिंदगी भर जेल में रहेंगे और पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसेंगे और जेल की रोटी खाएंगे। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।